गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज के करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं। आज के दिन सबसे ज्यादा चर्चा में मिल रहा है वो है हमारा सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का एक आइलैंड है जिसको लेकर काफी ज्यादा समाचार पत्रों में कवरेज दी गई है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? तो आपको ज्ञात ही होगा कि आज से 4-5 दिन पहले शेख हसीना को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा बांग्लादेश में, और वर्तमान में वह अभी भारत में एक अप्रवासित के रूप में या निर्वासित प्रधानमंत्री के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। यहां पर याद रखिएगा, शेख हसीना ने एक दावा करके सबको चौंका दिया कि अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड लेना चाहता था। यहां पर शेख हसीना का कहना है कि यह द्वीप अमेरिका हथिया कर उसे एक अपना नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है, और ये नौसैनिक अड्डा पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करेगा, मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करेगा, साथ में हिंद महासागर में एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंस भी यह दर्शा सकता था। लेकिन चूंकि शेख हसीना ने इसे अमेरिका को देने से इनकार किया, इसलिए यह पूरा का पूरा तख्ता पलट की कार्रवाई हुई है। यहां पर फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा आप कार्रवाई देख रहे हैं, ये इसके पीछे कहां से घटनाक्रम शुरू हुआ जरा मैं बताता चलूं आपको। सबसे पहले 71 के वॉरियर्स को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 30% के आसपास रिजर्वेशन दे दिया था। अब यहां पर याद रखिएगा, इससे पूरे के पूरे छात्रों में गुस्सा पनपा। अब ये छात्रों में जब गुस्सा पनपा तो उस आंदोलन की आड़ में कह सकते हैं बहुत सारे लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। यहां पर याद रखिएगा, कमोबेश इसी प्रकार के हालात अगर देखेंगे तो मणिपुर में हमारे यहां भी हुए थे। मणिपुर में हुआ यह था कि मैतेई जनजाति को आरक्षण में शामिल किया गया, यानी कि उन्हें एसटी कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया जाए, ऐसा वहां के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। अब इस हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद अब आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट 1 ईयर से मणिपुर रह रह कर सुलग रहा है, क्योंकि मैतेई जनजाति को आरक्षण मिले यह बर्दाश्त नहीं है नागा और कुकी जनजाति को। अब यहां पर याद रखिएगा, यही 3 जनजातियां हैं जो मणिपुर में सबसे ज्यादा संख्या में है, और आपस में ये आज के टाइम में लड़ रही है। इसकी भी शुरुआत कहां से हुई? हाई कोर्ट के फैसले से। यहां पर बांग्लादेश में भी जो उपद्रव मचा है, यह भी शुरुआत हुआ है वहां के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से। इसी प्रकार का एक और विवादास्पद फैसला हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, वह था आपका एसटी और एससी के आरक्षण को सब कैटेगराइज करना। 1 अगस्त को यह फैसला आया था और कहा गया कि सरकार एसटी और एससी को पूरा का पूरा सब कैटेगराइज करे। अब हर एक स्टेट में अलग अलग एसटी में अलग अलग जनजातियां हैं, अब उन सबको उनके प्रतिनिधित्व या उनकी जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन 2 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, और वह इस सब कैटेगराइजेशन के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा, एक प्रकार से होने वाले बवाले को टाल दिया गया है। आखिर क्या कारण है कि इतना ज्यादा न्यायिक सक्रियता देखने को मिल रही है, एक तरफ भारत में, दूसरी तरफ से बंगाल में? जहां तक मैं बतला रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, कितना सच है और कितना झूठ है ये तो शेख हसीना और अमेरिका जाने, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण का मामला निश्चित तौर पर मुख्य केंद्र में रहा बांग्लादेश में इस सारे उपद्रवों में। और यह उपद्रव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार के रूप में भी कन्वर्ट हो गए। हालांकि पिछले 2 दिनों से अल्पसंख्यकों ने भी काफी बड़ी मात्रा में प्रदर्शन करके अपने आप को कह सकते हैं कि अपने मौजूद का एहसास कराया है बांग्लादेश के लोगों को कि भाई हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि तुम पूरा का पूरा साफ कर दोगे जैसा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को साफ कर दिया गया। चलिए, मैं जिक्र कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता का। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे बांग्लादेश का हो, भारत का हो, क्यों इतना ज्यादा न्यायिक रूप से सक्रिय हो रहा है, और ऐसा क्यों वो कर रहा है कि बड़े बड़े ऐसे विवाद वाले जो मुद्दे हैं उन्हें छेड़ रहा है? निश्चित तौर पर यहां पर षड्यंत्र लगता है कुछ लंबा है। मैं बतलाता हूं अनुच्छेद आपको 147 के बारे में। आर्टिकल 147 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि अगर हमारे संविधान के सामने कोई ऐसी स्थितियां हो जिसके लिए कोई भी प्रमाण या कोई भी हमारे यहां आधार उपलब्ध ना हो, तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट या हमारे देश के न्यायाधीश सलाह मशवरा कर सकते हैं प्रीवी काउंसिल से। और ये प्रीवी काउंसिल क्या होती है? प्रीवी काउंसिल होती है सुप्रीम कोर्ट है ब्रिटेन, यानी कि आपका यूनाइटेड किंगडम की। अब यहां पर याद रखिएगा, एग्जैक्ट एक्ट में 147 में क्या लिखा है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार डिसीजन होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रीवी काउंसिल को बताता है, याद रखिएगा, क्योंकि जिस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था उस समय प्रीवी काउंसिल ही प्रमुख हुआ करती थी, वो भारत की न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिया करती थी। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा मामला किस प्रकार से है और ये कितना जटिल है कि भारत में आर्टिकल 147 जोड़ा गया है। अब यह कहता है कि भारत में अगर कोई स्थिति ऐसी आ जाए जिसका कोई भी आधार भारत के कानूनों में न मिले तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्शन ले सकता है, किससे? ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल से। अब ब्रिटेन का प्रीवी काउंसिल डायरेक्टली न लिखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार काम कर सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहलाता है या क्या कहेगा? वो कहता है कि प्रीवी काउंसिल ही सर्वोच्च है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन ही हमारा कह सकते हैं एक प्रकार से माई बाप हुआ करता था। तो माई बाप निश्चित तौर पर उस समय हुआ करता था, वर्तमान में नहीं है। तो यहां कहीं ना कहीं पूरे के पूरे साउथ इंडियन या कह लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक प्रकार से डिस्टर्ब करने का लगता है कि पूरा का पूरा फुल प्रूफ प्लान बन चुका है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रचा जा रहा है। आखिर क्यों न्यायालय इतने ज्यादा सक्रिय है? मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध करूंगा कि उन सारे न्यायाधीशों ने जिन्होंने भारत में इस प्रकार के SC ST को के सब कैटेगराइजेशन के फैसले को दिया, उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि आखिर माजरा क्या है, क्यों इतना ज्यादा एक्टिव दिख रहा है हमारा जुडिशरी, आखिर चक्कर क्या है। और इस आर्टिकल 147 के ऊपर भी खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर यह 147 आजाद भारत में हमें क्यों कहता है कि प्रीवी काउंसिल के ऊपर जाकर हम लोग सलाह लें, राय लें। ये सारा का सारा मेरे कई वीडियोस इसके ऊपर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड वेस्ट बंगाल की। यह कॉक्स बाजार के जस्ट 100 माइल के आसपास यह नीचे है। याद रखिएगा, कॉक्स बाजार बांग्लादेश का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बीच है। तो ये विश्व का लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बीच है कॉक्स बाजार, और ये कॉक्स बाजार से जस्ट नीचे है सेंट मार्टिन आइलैंड। अब इसको हथियाना चाहता है अमेरिका, तो इसके पीछे कारण क्या है? याद रखिएगा, वो भारत को भी इसके जरिए काउंटर कर पाएगा। अगर अमेरिका यहां पर आ जाता है तो याद रखिएगा, यह बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के अंदर में आ गया, तो यह भारत को काउंटर करने की भी तैयारी है, क्योंकि अमेरिका हर किसी देश को कहीं ना कहीं काउंटर करने का प्लान बनाता है। आज अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन मत भूलिए 1971 के बारे में जब हम लोग इस बांग्लादेश का निर्माण कर रहे थे, यही अमेरिका अपना पूरा का पूरा नौसैनिक बेड़ा लेकर इसी बंगाल की खाड़ी में आ डटा था। अगर उस समय सोवियत रूस का साथ न मिला होता तो निश्चित तौर पर अमेरिका भारत पर हमला करने से भी नहीं चूकता। तो यहां पर याद रखिएगा, कॉक्स बाजार में अमेरिका का बैठना या उसके नीचे अमेरिका का बैठना एक बहुत बड़ी चुनौती है, याद रखेंगे। अब इस सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर क्या है? याद रखिएगा, इसके ऊपर म्यांमार भी अपना दावा करता है। तो एक प्रकार से इंटरनेशनली इसे उलझा देने की भी कोशिश है कि कैसे इसे पूरा का पूरा उलझा दिया जाए और मामला किसी भी प्रकार से यह अमेरिका के पाले में चला जाए। अब यहां पर याद रखिएगा, अभी वर्तमान में जो सरकार स्थापित हुई है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में, वह न उपद्रवियों को रोक पा रही है, न ही वो कह सकते हैं कि सेना की रक्षा कर पा रही है। स्थितियां ऐसी है कि कल सेना के ऊपर ही हमला हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां किस प्रकार से बांग्लादेश में खतरनाक हो चुकी हैं। अन्य अगर तरीके से हम लोग इसे देखें तो एक प्रकार से यह सुलगता हुआ बांग्लादेश भविष्य में बहुत सारे प्रश्नों को खड़ा करेगा, और निश्चित तौर पर इसमें सबसे ज्यादा पिसेगी वो है बांग्लादेश की जनता। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें। आपसे MCQ के रूप में सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत छोटा सा है, याद रखिएगा। बहुत बड़ा ही कह सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसे देश इसे हथियाना चाहते हैं ताकि वो नौसैनिक अड्डा बना सके या वहां पर वो लोग अपनी वायुसेना को तैनात कर सके। इसी प्रकार का एक इंडियन ओशन में गार्सिया डियोगो एक जगह है जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है, और उसने सैकड़ों की संख्या में विमान वहां पर तैनात करके रखे हैं। तो याद रखिएगा, हिंद महासागर चूंकि ये व्यापारिक हब है तो इसे कंट्रोल करने की कवायद पूरी की पूरी चल रही है। चीन भी चाहता है इसके ऊपर कब्जा करना,
अमेरिका भी चाहता है इस रूट के ऊपर निगरानी रखना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भारत, जिसका ज्योग्राफिकल लोकेशन इस हिंद महासागर के बीच में है। तो बिना भारत के न अमेरिका न चीन इस पूरे के पूरे कह सकते हैं कि एरिया से शांतिपूर्वक अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियोस में हम लोग अगले करंट अफेयर्स के ऊपर आएंगे और उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि समस्याएं किस प्रकार से हैं पूरी की पूरी। अगला रिपोर्ट जो हमारा होगा वो हिडेनबर्ग के ऊपर होगा। हिडेनबर्ग को देखेंगे कि आखिर कल हिडेनबर्ग ने कौन सा तहलका मचा दिया है। धन्यवाद।